विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी में आपके सामने बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स का अपना अगला वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। हमने इसमें फनाकार व्यतिकरण और न्यूटन्स वलय भी हमने देख लिया था और हम जब आगे स्थानिक फ्रिंजें भी देख रहे थे। अब माइकलसन व्यतिकरण मापी के अनुप्रयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। सर्वप्रथम माइकलसन व्यतिकरण मापी में अभिष्ट प्रकाश स्रोत रखकर वृत्तीय फ्रिंजों के लिए व्यवस्थित करते हैं। यदि विभाजक प्लेट P से दोनों दर्पणों की दूरियों का अंतर d है तो दूरदर्शी T से केंद्र पर दिखाई देने वाली प्रदीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के लिए प्रतिबंध निम्न प्रकार से होता है। 2d = n+1 1/2 लैम्बडा प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए और 2d = n लैम्बडा अदीप्त फ्रिंजों के लिए। यहाँ n फ्रिंज का क्रमांक है। अब यदि दर्पण m1 को λ/2 से विस्थापित करे तो पुनः समान केंद्रीय फ्रिंज दिखाई देगी, अर्थात फ्रिंज क्रमांक n से बढ़कर के n+1 हो जाएगा। यदि दर्पण m1 को x दूरी से विस्थापित करने से केंद्र पर n समान फ्रिंजें विस्थापित हो तो यह आपका 2d + x = n+n लैम्बडा अदीप्त फ्रिंजों के लिए होगा। समीकरण नंबर 3 में से इस समीकरण नंबर 2 को घटाने पर 2x = n लैम्बडा प्राप्त होता है तथा अथवा लैम्बडा = 2x/n। इस प्रकार माइक्रोमीटर पेच की सहायता से दूरी x ज्ञात कर तथा केंद्र पर विस्थापित n फ्रिंजों को गिनकर लैम्बडा के मान की गणना की जा सकती है। दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्ध्यों का अंतर ज्ञात करना सेकंड उपयोग है इसका। माइकलसन व्यतिकरण मापी का उपयोग दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभेदन तथा उनके तरंगदैर्ध्यों के मध्य अंतर ज्ञात करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप सोडियम प्रकाश में दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती है जिनकी तरंगदैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम व 5896 एंगस्ट्रॉम होती है। इनकी तरंगदैर्ध्य का अंतर 6 एंगस्ट्रॉम इतना कम होता है कि सोडियम प्रकाश को लगभग एक वर्णीय माना जाता है। माइकलसन व्यतिकरण मापी में तरंगदैर्ध्य λ1 व λ1 का अंतर λ1 व λ2 का अंतर λ1 - λ2 ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उसे वर्ताकार फ्रिंजों के लिए समायोजित करते हैं। प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश द्वारा स्वतंत्र रूप से फ्रिंज प्रतिरूप बनता है और दृश्य क्षेत्र में इन्हीं प्रतिरूपों के अध्यारोपण का परिणाम विकसित होता है। अब दर्पण m1 को माइक्रोमीटर स्क्रू द्वारा इतना विस्थापित करते हैं कि वर्ताकार फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम हो जाए तथा वे अधिकतम स्पष्ट दिखाई दे। इस स्थिति में λ1 तथा λ2 तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों से बने व्यतिकरण प्रतिरूप परस्पर संपाती होते हैं। माना अधिकतम स्पष्ट दिखाई देने वाली फ्रिंजों की स्थिति में विभाजक प्लेट P से दर्पण m1 व m2 की दूरियों का अंतर d है तो 2d = n1 + 1/2
लैम्बडा 1 इक्वल टू n2 प्लस 1/2 लैम्बडा 2। अब माइक्रोमीटर की सहायता से दर्पण M1 को विस्थापित करते हैं तो परिणामी फ्रिंज की स्पष्टता कम होती जाती है तथा एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि फ्रिंजें पूर्णतः अस्पष्ट हो जाती है। दर्पण M1 को उसी दिशा की ओर अधिक विस्थापित करने पर फ्रिंजें धीरे धीरे पुनः स्पष्ट होने लगती है और आगे विस्थापित करने पर पुनः वह अवस्था आ जाती है जब फ्रिंजें अधिकतम स्पष्ट हो जाती है। इस क्रिया की दर्पण M1 के विस्थापन से पुनरावृत्ति होती है। माना एक अधिकतम स्पष्ट प्रतिरूप से दूसरे अधिकतम स्पष्ट प्रतिरूप को प्राप्त करने के लिए दर्पण M1 को x दूरी विस्थापित करना पड़ता है तो इन संपाती स्थितियों में पथांतर में परिवर्तन 2x होगा। इस पथांतर में यदि तरंगदैर्घ्य लैम्बडा 1 की किसी बिंदु पर बनी फ्रिंज में क्रम संख्या n बदलती है तो उसी बिंदु पर लैम्बडा 2 तरंगदैर्घ्य की फ्रिंज क्रम संख्या में परिवर्तन n+1 होगा। तो अतः 2x इक्वल टू n लैम्बडा 1 इक्वल टू n+1 लैम्बडा 2। तो n कॉमन आ गया तो लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इक्वल टू लैम्बडा 2। तो स्मॉल n इक्वल टू 2x अपॉन लैम्बडा 1 जिससे लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इक्वल टू आ जाएगा पर लैम्बडा 2 अपॉन n। तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 n की वैल्यू रख दी अपॉन 2x हो गया। यदि माध्य तरंगदैर्घ्य लैम्बडा है तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा या लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2x हो जाएगा। अतः दो क्रमांकत अधिकतम स्पष्ट प्रतिरूप लाने में दर्पण M1 के विस्थापन x का मान ज्ञात होने पर तरंगदैर्घ्य का अंतर ज्ञात किया जा सकता है। प्रयोग में निश्चित संख्या एप्रोक्सीमेट 10 में अधिकतम अस्पष्ट प्रतिरूप की अवस्था प्राप्त करने के लिए M1 का कुल विस्थापन ज्ञात किया जाता है। इस दूरी से x का मान प्राप्त करते हैं। पारदर्शी तीसरा है पतली पारदर्शी प्लेट या फिल्म की मोटाई अथवा अपवर्तनांक ज्ञात करना। सर्वप्रथम माइकलसन व्यतिकरण मापी में श्वेत प्रकाश का उपयोग कर सरल रेखीय फ्रिंज प्राप्त की जाती है। इसके लिए प्रकाशीय पथ OM1 व OM2 बराबर किए जाते हैं। OM1 और OM2 ये वाले M1 को M2 को बराबर किया जाता है। OM1 व OM2 प्रकाशीय पथ को बराबर करते हैं। तथा M2 को अत्यल्प कोण से घुमा दिया जाता है। ऐसा करने पर M1 व M2 के प्रतिबिंब M2 डैश के मध्य काल्पनिक वायु फिल्म पराकार होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस स्थिति में केंद्रीय फ्रिंज श्वेत तथा इसके आसपास दोनों ओर कुछ रंगीन फ्रिंजें दिखाई देती है। दूरदर्शी के क्रॉस तार को सफेद फ्रिंज पर समायोजित कर देते हैं। अब दर्पण M2 तथा विभाजक प्लेट P के मध्य प्रकाश किरण के लंबवत T मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक वाली पारदर्शी फिल्म रखते हैं जिससे इस किरण के प्रकाशीय पथ में 2μ-1 T की वृद्धि हो जाती है और श्वेत फ्रिंज अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। दर्पण M1 को माइक्रोमीटर की सहायता से इतना विस्थापित करते हैं कि दूरदर्शक का क्रॉस तार पुनः श्वेत फ्रिंज पर आ जाए और दर्पण M1 के विस्थापन x को ज्ञात कर लिया जाता है। इस समंजन में पतली फिल्म के कारण उत्पन्न अतिरिक्त पथांतर
दर्पण M1 के विस्थापन से उत्पन्न पदांतर के बराबर हो जाता है। अतः 2μ-1 t इक्वल टू 2x, जिससे t इक्वल टू x/(x-1) या μ-1 इक्वल टू x/t। उपरोक्त सूत्र से यदि t तथा x ज्ञात है तो अपवर्तनांक म्यू ज्ञात कर सकते हैं। चौथा है माइकलसन व्यतिकरण मापी मीटर का मानकीकरण। माइकलसन व्यतिकरण मापी का एक महत्वपूर्ण उपयोग लंबाई के मानक मीटर मान कैडमियम की लाल रेखा के तरंगदैर्ध्य के रूप में मापना है। इसके लिए व्यतिकरण मापी का एक परिवर्तक रूप प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें प्लेट P से पारगमित प्रकाश एक दर्पण M से परावर्तित होकर M2 पर तथा एक लंबाई के उपमानक जिसे इटेलॉन कहते हैं पर पड़ता है। चित्र में इटेलॉन में दो समतल दर्पण M1 व M2 होते हैं, जिनके मध्य की दूरी L होती है, मीटर में निश्चित अंश होते हैं। M1 व M2 इस तरीके से M1 व M2 को पेचों की सहायता से परस्पर समांतर रखा जाता है। दृश्य क्षेत्र में M2 से बने व M1 या M2 से बने फ्रिंज प्रतिरूप प्रेक्षित होते हैं। M1 व M2 का तल M2 से अत्यल्प कोण पर रखकर श्वेत प्रकाश में M1 व M2 से श्वेत फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त कर लेते हैं, जबकि M2 में एक वर्णीय प्रकाश से वृत्ताकार फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त होता है। सर्वप्रथम श्वेत प्रकाश प्रयुक्त कर M1 में सरल रेखीय श्वेत फ्रिंज प्राप्त कर M1 की स्थिति नोट कर लेते हैं। वह श्वेत प्रकाश के स्थान पर कैडमियम के लाल प्रकाश से बनी M2 में वृत्ताकार फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त कर लेते हैं। अब M1 को विस्थापित करते हुए फ्रिंजों की गणना करते हैं, जब तक कि M1 की स्थिति M2 के तल में न आ जाए। इसकी जांच पुनः श्वेत प्रकाश प्रयुक्त कर सरल रेखीय प्रतिरूप प्राप्त कर ली जाती है। इस प्रकार लंबाई L में कैडमियम लाल प्रकाश की फ्रिंजों की संख्या n है, तो L इक्वल टू n लैम्ब्डा बाई 2। तत्पश्चात एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे की तीसरे से तुलना की जाती है और इस प्रकार मानक मीटर इक्वल टू 1.553 या 1 और 1.635 LR, जहां LR इक्वल टू 6438.4722 एंगस्ट्रॉम है। अब न्यूटन फ्रिंजें तथा माइकलसन फ्रिंजों में जो अंतर है वो हम देखते हैं। न्यूटन फ्रिंज, ये फ्रिंज फनाकार वास्तविक वायु फिल्म के कारण बनती है, जबकि माइकलसन फ्रिंज सम मोटाई की काल्पनिक वायु फिल्म के कारण बनती है। यह फ्रिंज सम मोटाई की फ्रिंजें कहलाती है और यह सम अनंत वाली फ्रिंजें कहलाती है। फ्रिंजों में के क्रमांक n में वृद्धि होने से इनकी त्रिज्या में वृद्धि होती है और माइकलसन में n क्रमांक में वृद्धि होने से त्रिज्या में कमी होती है। चौथा, केंद्रीय फ्रिंज का क्रमांक n 0 होता है, जबकि यहाँ अनंत होता है। इन फ्रिंजों को फ्रिंजे भी कहते हैं, जबकि इन्हें हेडिंजे फ्रिंजे कहते हैं माइकलसन को। ये फ्रिंजे वायु फिल्म में बनती है और ये फ्रिंजे अनंत पर बनती है। ये फ्रिंजे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जाती है, जबकि ये फ्रिंजे भी दूरदर्शी द्वारा देखी जाती है। अब इसके बाद आपका फेब्रीमीटर आता है, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसको
देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।